नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपके साथ मैं हूं पूजा। नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव से पहले, जिस दिन कर्नाटक चुनाव है उसी दिन राजस्थान आ रहे हैं। तो धौलपुर के राजाखेड़ा से अशोक गहलोत ने जो कुछ बोला है उसको बाड़मेर की जनसभा में जो सचिन पायलट ने बोला था उसका जवाब माना जा रहा है। राजस्थान की सियासत में और क्या कुछ खास मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। क्या सियासी मुद्दे चल रहे हैं राजस्थान पे, इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथी लोकेंद्र किलानौत जुड़े हैं। लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं, जिस दिन कर्नाटक में चुनाव है उसी दिन राजस्थान आ रहे हैं। इसको सियासी मायने क्या है, किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, जिस दिन कर्नाटक की जनता वोट डाल रही होगी या फिर जिस वक्त वोट डाल रही होगी, ठीक उसी वक्त नरेंद्र मोदी राजस्थान में आबू जी नाम की जो जगह है वहां से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तो ये इस बात का साफ साफ मैसेज है कि बीजेपी में कोई भी संडे नहीं होता जी, कोई छुट्टी नहीं होती। 24 घंटे जो बीजेपी के नेता हैं, जो नेशनल लीडर हैं, वो करेक्टर में रहते हैं। एक कैंपेन थमने के बाद दूसरे पे तुरंत उनका कैंपेन थमता ही नहीं है। जी, सच बात तो ये है। उधर कर्नाटक में जनता वोट डाल रही होगी, इधर ये राजस्थान का जो संघनाद है नरेंद्र मोदी चुनावी उससे पहले ठीक उसी वक्त कर रहे होंगे। दूसरी तरफ आप कांग्रेस का कंपेयर करिए जी। प्रियंका गांधी भी राजस्थान आई और ऐसा बताया गया कि वो निजी कार्यक्रम था उनका। जी। और निजी कार्यक्रम के तहत वो सवाई माधोपुर में रही। क्या हुआ, क्या सियासी चर्चा, उसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। उस दिन गहलोत और पायलट भी शहर में नहीं थे जिस दिन वो आई। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का जो एक बड़ा अंतर है वो कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी लगातार बिजी थी, कर्नाटक इलेक्शन में बिजी थी। राहुल गांधी का जो पूरा मामला हुआ, संसद की सदस्यता उनकी गई, उन्होंने घर खाली किया, उसमें लगातार बिजी थी। तो फुर्सत के पल निकालना जो एक राहुल गांधी का पैटर्न है, जो एक प्रियंका गांधी का पैटर्न है छुट्टी मनाने का, वो बीजेपी में कम से कम नहीं है। और इस बात को साबित नरेंद्र मोदी ने यकीनन कर दिया है कि ठीक उसी दिन वो राजस्थान की अपनी चुनावी यात्रा का संघनाद करेंगे जिस दिन कर्नाटक में वोट डल रहा होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जी, वो ये है कि इस रैली से मुझे जो एक बात समझ में आ रही है कि राजस्थान में जो नरेंद्र मोदी का प्रचार करने का पैटर्न है जी, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। आप बड़ी बात देखिए कि बीजेपी जिस तरह के कैंपेन पर काम कर रही है नरेंद्र मोदी को लेके जी, उसको समझने के लिए पिछले विधानसभा चुनावों की तरफ लौटना पड़ेगा, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जी एक साथ तीनों ही प्रदेशों में विधानसभा के लिए चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी नहीं बन पाई। और उसके बाद में जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि क्या नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो स्थानीय चुनावों में, वो प्रदेश के चुनावों में शायद कम हो रहा है। एक ऐसा नैरेटिव कम से कम खड़ा हुआ। जी बिल्कुल। वो राजस्थान को लेके खड़ा हुआ, वो मध्य प्रदेश को लेके खड़ा हुआ, वो छत्तीसगढ़ को लेके खड़ा हुआ, तीनों प्रदेशों को लेके इस तरह की कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो अब धरातल पर कितना है कितना नहीं है। हालांकि जब लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो वो जादू कहीं ना कहीं देखने को फिर से दिखा था जी जनता में। नरेंद्र मोदी चूंकि भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाते हैं, उनके पीछे का वोट उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी में मांगे जाते हैं। तो अब नरेंद्र मोदी का जो कैंपेन का जो तरीका बदल रहा है वो इस तरह से बदल रहा है कि नरेंद्र मोदी मेवाड़ आते हैं, फिर से मेवाड़ आ रहे हैं। ये वो जगह है जहां भाजपा पहले से मजबूत है। जी। नरेंद्र मोदी आबू में आ रहे हैं, ये वो जगह है जहां भाजपा मजबूत नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत है। कुल 14 सीटें उन 3 जिलों में हैं, उनमें से 11 पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। जी। आप आबू, सिरोही और जालोर लोकसभा सीट की बात करें तो 1999 में लास्ट कांग्रेस ने वो सीट जीती थी। बूटा सिंह, सरदार बूटा सिंह बहुत बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के थे और वो सीट छीनी है भाजपा ने जी। कांग्रेस से। भाजपा ने वो सीट छीनी है। जो तत्कालीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लक्ष्मण बंगारू, उनकी पत्नी सुशीला बंगारू के बहाने, और उसके बाद में लगातार भाजपा उस सीट को कभी भी नहीं आ रही है। तो ना केवल लोकसभा में ये सारी बातें देखने को मिली, विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था पिछला,
उसमें एक तरफा भाजपा को वहां पर बढ़त मिली। एक सीट साचोर की आप छोड़ दें तो उस सीट के बारे में तो यह है कि जो 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी सुखराम बिश्नोई जीत गए थे, और पिछले चुनाव में भी 2013 में जो प्रचंड मोदी लहर थी जी। उसमें भी सुखराम बिश्नोई ने उस सीट को निकाल लिया था। ये बहुत बड़ी बात है। खुशवीर सिंह जोजावर मारवाड़ जंक्शन से जीत गए। तो नरेंद्र मोदी उन जगहों पर, मुझे जहां तक समझ आ रहा है, उन जगहों पर जाएंगे जहां भाजपा पहले से मजबूत है, जहां भाजपा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूर्वी राजस्थान नहीं जाते हैं जी। पूर्वी राजस्थान वो जाते भी हैं तो एक बड़े कार्यक्रम के बहाने जाते हैं। एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन किया था दौसा में, उनकी जो सभा हुई थी, तो वो एक बहाना था कम से कम। तो वही है कि पूर्वी राजस्थान कौन जाता है? अमित शाह कैंपेन करने के लिए जाते हैं, और अब इस तरह की खबरें हैं कि अमित शाह ने पूर्वी राजस्थान की कैंपेन की जो कमान है वो अपने हाथों में ले ली है। तो नरेंद्र मोदी की जो एक लेगेसी है, जो उनका कद है कि वो उन क्षेत्रों में जाएं भाजपा को मजबूत करने के लिए, जैसे कि शेखावाटी में फिलहाल उनका कोई दौरा देखने को नहीं मिल रहा है। वो मेवाड़ आते हैं, वो मारवाड़ में भी आते हैं, तो उस अंचल में आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और उस मजबूती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, जैसे पहले भीलवाड़ा में भी वो आए जी, और फिर से अब वो नाथ द्वारा जा रहे हैं, और नाथ द्वारा में भाजपा को मजबूत माना जाता है। मेवाड़ अंचल में भाजपा को मजबूत माना जाता है, और भाजपा के पास इस बार तो ऐसे कुछ मुद्दे भी हैं कि शायद भाजपा की परफॉर्मेंस मेवाड़ में बहुत अच्छी रहे। कांग्रेस का जो आदिवासी वोट बैंक है वो धीरे धीरे कांग्रेस से खिसकता जा रहा है। बीटीपी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। तो नरेंद्र मोदी को लेकर शायद इन चुनावों में भाजपा का जो कैंपेन, जिस डिजाइन पर भाजपा काम कर रही है कि नरेंद्र मोदी को कम से कम उन क्षेत्रों में भेजने से बचा जाए कि जहां भाजपा मजबूत नहीं है, और उसके बाद में रिजल्ट कैसा है, उसके बाद में नरेंद्र मोदी की जो एक फेस वैल्यू है उसको मीडिया में चैलेंज किया जाए, उसको धरातल पर चैलेंज किया जाए कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो अब काम नहीं आ रहा, नहीं करता। तो आप देखिए शेखावाटी में एक बड़ा आयोजन भाजपा कर रही है भैरू सिंह शेखावत की जयंती 15 मई जी, वहां पर भी एक राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह है जी। ऐसी खबरें हैं कि अमित शाह के आने की संभावना है, अभी वो फिक्स नहीं हो पाया क्योंकि 13 मई को रिजल्ट आना है कर्नाटक चुनाव का, और नरेंद्र मोदी अब वहां से फ्री हो गए हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से, और अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, और मैं ऐसा माना जाता है कि चुनाव के बाद में उनकी भूमिका बढ़ जाती है, शुरू होती है, उनकी भूमिका बढ़ जाती है। तो अमित शाह को लेकर फिलहाल संशय है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये साफ साफ है कि जैसे कि नागौर या फिर नागौर से जो आसपास का कोई लगता हुआ क्षेत्र है, वहां नरेंद्र मोदी का कोई भी कार्यक्रम फिलहाल शायद ऐसी कोई तैयारी भाजपा की नहीं है। शेखावाटी में कोई कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का नहीं है। पूर्वी राजस्थान में नरेंद्र मोदी का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो नरेंद्र मोदी की फेस वैल्यू को, उस वैल्यू को भाजपा बनाए रखने के लिए तो शायद उन जगहों पर नरेंद्र मोदी को कम भेजा जाए, और जो फेस वैल्यू नरेंद्र, हालांकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था जनता से, एक इमोशनल मैसेज होगा। सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी आबू आए थे, और अब फिर से आ रहे हैं। उन्होंने जो 1 मिनट का उनका जो भाषण था उसमें वो काफी कुछ कह के गए थे, और यकीन मानिए कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण होगा 10 मई को, उसमें जो पहली जो बात होगी वो वही बात होगी जिसको वो पिछली सभा में अधूरा छोड़कर गए थे। नरेंद्र मोदी रात को 10 बजे पहुंचे थे, और बिना लाउड स्पीकर के उन्होंने अपना भाषण दिया, और कहा कि आपने जो प्यार और सम्मान दिया है उसको मैं कर्ज के साथ में चुकता करूंगा, और जल्दी ही आने का उन्होंने वादा किया था। तो अब वो शायद वादा पूरा करने के लिए आ रहे हैं, और ये साफ है कि बड़ा जो चुनावी शंखनाद है अब भाजपा का यहाँ शुरू हो चुका है। कर्नाटक से भाजपा फ्री हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी उस सभा में कौन से मुद्दे उठाते हैं संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो शायद जयपुर ब्लास्ट केस के मुद्दे को प्रमुखता से, क्योंकि कर्नाटक में उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, तो
राजस्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जी। तो शायद उस मुद्दे को नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रमुखता से संभावना उठाएं। है, और आप बिल्कुल। देखिए जनाक्रोश यात्राओं के बहाने भी भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। और अब ऐसी खबरें हैं कि जो जयपुर हमले की बरसी है जी। उस दिन भाजपा एक कोई कार्यक्रम भी करने जा रही है, जी। उनको श्रद्धांजलि देने के, जिन लोगों ने उस बम उसमें ब्लास्ट में जान गंवाई थी। तो इस मुद्दे को भाजपा बुलाना चाहती है और उसका मंत्र नरेंद्र मोदी कम से कम उस दिन देकर देंगे रहेंगे जरूर। और एक इमोशनल अपील राजस्थान के लोगों से जरूर करेंगे। जी। फिर दूसरा है कि वहां के जातिगत समीकरणों को बड़े स्तर पर वो साधेंगे। जी। वहां देवासी और पटेल जो समाज है जी। बड़े स्तर पर वहां की जो राजनीतिक समीकरण है उनको प्रभावित करता है। जी। तो देवजी पटेल फिलहाल वहां से सांसद हैं, तो देवजी पटेल का कद शायद थोड़ा उस कार्यक्रम में देखने लायक होगा कि उनको क्या भूमिका दी जाती है। जी। उसके अलावा ओटाराम देवासी वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। जी। बीता चुनाव हार गए। देवासी समाज के न केवल वो नेता हैं बल्कि वो धर्मगुरु भी हैं, संत परंपरा से आते हैं, तो उनकी एक भावनात्मक रूप से देवासी समाज उनसे जुड़ा हुआ है। जी। आप पिछला उस क्षेत्र का अगर कैंपेन देखें भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही, तो दोनों ही पार्टियों को वहां के जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ा। जी, आप वहां पाली में जो राजपुरोहित समाज है काफी प्रभावी समाज है, समीकरणों को प्रभावित करता है। लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि राजस्थान की विधानसभा में राजपुरोहित समाज से एकमात्र विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जो कि आहोर से विधायक हैं, तो उनके पास कम से कम एक फेस है राजपुरोहित समाज को साधने के लिए भी, तो वो भी मंच पर देखे जा सकते हैं। ये बड़ी बात है। पिछले चुनाव में राजपूत समाज को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने बड़ी एक्सरसाइज की थी। राजेंद्र राठौड़ ने लगातार वहां कैंपेन किया भाजपा की तरफ से, और उसके काउंटर में कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने कैंपेन किया वो देवी सिंह भंवर सिंह भाटी थे। अर्जुन सिंह देवड़ा की बड़ी अपील वहां पर है। भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और उसके बाद में तो ये भी माना जा रहा है कि देवड़ा जो राजपूत है उनकी एक बड़ी आबादी है सिरोही में, और नारायण सिंह देवल का रानीवाड़ा से जो पिछला चुनाव है उसका जो अंतर काफी कम रहा, तो उसका एक कारण अर्जुन सिंह देवड़ा को कहीं ना कहीं माना जा रहा है। जी, अभी बाड़मेर में सचिन पायलट की सभा हुई थी 6 तारीख को, वहां उन्होंने पेपर लीक मामले को भी उठाया था। तो धौलपुर में अशोक गहलोत की सभा होती है, वहां वो जवाब देते हैं सचिन पायलट को, वार प्रतिवार होते हैं, और उसी सभा में अमित शाह को भी वो बोलते हैं कि पैसे से संबंधित वो बयान देते हैं। इस चीज को आप दो मायने हैं यकीनन। सचिन पायलट ने कल पेपर लीक पर जो बोला जी, वो सुदूर पश्चिमी राजस्थान के उस छोर से बोला, और अशोक गहलोत ने आज जो उसका जवाब दिया है वो सुदूर पूर्वी राजस्थान के उस छोर से दिया है। पूर्व और पश्चिम की जो दूरी को पाटने की कल बात हमारे वरिष्ठ साथी श्रीपाल सक्तावत के साथ जो हमने चर्चा की कि एक बड़ी अपील सचिन पायलट की पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ा धरातल तैयार हो रहा है। तो आज अशोक गहलोत धौलपुर के राजाखेड़ा में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के लिए गए थे, और एक काफी दिनों बाद शायद इतना करारा हमला उन्होंने बोला है। उसके बाद में अनशन किया सचिन पायलट ने, तमाम तरह की उठापटक चली, विधायकों का फीडबैक कार्यक्रम भी हुआ, उसमें सचिन पायलट नहीं गई। बिरला ऑडिटोरियम का एक कार्यक्रम था, उसमें सचिन पायलट नहीं गई। तो एक धीरे धीरे अशोक गहलोत का जो पैटर्न है कि वो धीरे धीरे चीजों को जमा करते हैं, उसके बाद में एक साथ एक बड़ा हमला बोल देते हैं। तो इस बार यकीनन उन्होंने एक बार फिर से मानेसर याद दिलाया है, और इस बार तो बहुत अलग तरीके से, यानी कि आरोपों के साथ में उन्होंने मानेसर को याद दिलाया है। सचिन पायलट की जो शैली है वो यही है कि वो धीर और गंभीर तरीके से इशारों में बातें कही जाती हैं, सियासत में इशारों में बातें समझी जाती हैं। सचिन पायलट इशारा करते हैं, उसको समझ भी लिया जाता है, उसका रिप्लाई भी उनको मिलता है। तो आज यकीनन रिप्लाई मिला है। मानेसर कांड, जो मानेसर का जो घटनाक्रम हुआ था, सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को लेकर जब मानेसर पहुंचे तो वहां से इस तरह की बातें आई, और अशोक गहलोत जिस तरह का आरोप लगाते हैं कि उस मानेसर की साजिश के पीछे अमित शाह को वो घेरते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को वो घेरते हैं,
और धर्मेंद्र प्रधान को वो घेरते हैं कि भाजपा से ये लोग थे जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। पैसे को लेने देने की बात भी सामने आती है कि करोड़ों रुपए का लेन देन उस पूरे आरोप साबित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से सचिन पायलट खेमे पर ये लगाए गए साफ आरोप हैं और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा क्योंकि अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टी में बात करते हैं। वो किसी अलंकार का प्रयोग नहीं करते, किसी विशेषण का प्रयोग नहीं करते, वो इशारों में बात नहीं करते, वो सीधा हमला बोल देते हैं। एक बार फिर से सीधा हमला बोला है। और अमित शाह को लेकर जो उन्होंने कहा है कि अमित शाह के पैसे मत रखो, जो आरोप लगता है सचिन पायलट के खेमे के विधायकों पर कि अमित शाह के पैसे नहीं रखने हैं और पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, एआईसीसी से दिलवा दूंगा। ये वो बाद में बदलते हैं, बयान बदल देते हैं, हालांकि अपने आप को करेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी संपत्ति पे सवाल उठे थे कि पिछली बार जब उन्होंने एक हलफनामा दिया था तो उनकी संपत्ति कुछ और उन्होंने बताई थी। उनका डेटा तकरीबन 92,57,535 और 535 समथिंग था। तो और जबकि 2013 में जो डेटा आता है वो 2 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्ति है। ये अशोक गहलोत की संपत्ति का मामला नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा था कि पैसे के लेन देन को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने या फिर अमित शाह ने या फिर धर्मेंद्र प्रधान ने या गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बागी जो विधायक थे उनको जो पैसे का लेन देन हुआ उसे लौटाने की बात कही थी और ये कहा था कि अमित शाह के पैसे कम से कम मत रखो और वो अगर वो पैसे खर्च कर दिए हैं तो मैं दे दूंगा या फिर एआईसीसी से दिलवा दूंगा, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। और ये भी एक कमाल की बात है कि अमित शाह पूर्वी राजस्थान की कमान संभाल चुके हैं। भरतपुर में उनका एक कार्यक्रम हुआ था, पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, धौलपुर भी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। तो जिस जगह से अमित शाह ने, जिस राजस्थान के अंचल से अमित शाह ने अशोक गहलोत पर हमला बोला था, अमित शाह जब भरतपुर आए थे तो उन्होंने गहलोत सरकार पर करारा हमला बोला था और उसी अंचल से अशोक गहलोत ने आज अमित शाह को न केवल जवाब दिया है बल्कि उन्होंने फर्स्ट पार्टी में बात की है, आरोपों के साथ में बात की है। और अमित शाह का जो एक माना जाता है कि उनकी जो भूमिका चुनाव के बाद शुरू होती है तो उस तरह की उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमित शाह के पैसे नहीं लौटाओगे तो वो आपको धमकाएगा, ये जो इस तरह की जो बातें उन्होंने की है, आपको झुकना पड़ेगा या इस तरीके का कुछ इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है। जी धन्यवाद लोकेंद्र जी इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हम हर हफ्ते एक विश्लेषण करते हैं जिसमें राजस्थान के खास मुद्दों पे बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा या आप इन मुद्दों पे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।